जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं राहुल राज और मैं आप लोग का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और यह मेरी क्लास 9th की फिजिक्स की क्लास है। इससे पहले मैंने मोशंस लॉज ऑफ मोशन यानी फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का मैंने वीडियो कंप्लीट कर चुका हूँ। और अभी फ़िलहाल ये थर्ड चैप्टर चल रही है ग्रेविटेशंस। और इस वीडियो से पहले एप्लीकेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशंस, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशंस, ये सब के बारे में मैंने पढ़ाया था आप लोग को। और अभी हम लोग की जो वीडियो मैं पढ़ाऊंगा इस वीडियो में वो है केपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशंस। क्योंकि आप इससे पहले वाले वीडियो में पढ़े थे कि जो सोलर सिस्टम है हमारा, जो सोलर सिस्टम होल्डिंग टुगेदर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सन एंड द डिफरेंट प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स इटीसी। तो एक साइंटिस्ट थे केपलर्स, जॉनसन केपलर्स। उन्होंने 16th सेंचुरी में, 16th सेंचुरी कहने का मतलब 1500 से वो लॉ दिए थे। किसके बारे में? मतलब प्लानिट के मूवमेंट के बारे में, प्लानिटरी मोशन के बारे में। और उन्होंने 3 लॉज दिया था, उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ओनली थ्योरेटिकली क्या स्टेटमेंट है हम लोग को जानना है। वैसे यह कोई लॉ छोटा मोटा लॉ नहीं है, बहुत बड़ा लॉ, इसका कैलकुलेशंस भी होता है। बट हम लोग 9th क्लास के लेवल पे इसको हम लोग को जानना नहीं है। तो इन्होंने 3 लॉ दिया था प्लैनेट्स के बारे में, यानी प्लैनेट जो मूवमेंट करता है ना उससे रिगार्डिंग, उसके रिफरेंस में 3 लॉ दिया था। तो मैं कुछ बेसिस जान लेता हूँ। जॉन्स केपलर्स वाज अ 16th सेंचुरी एस्ट्रोनॉमर्स। आपको पता होगा एस्ट्रोनॉमर्स किसको बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमी के बारे में जो स्टडी करते हैं पर्सन, उसी को बोलते हैं एस्ट्रोनॉमर्स, यानी अंतरिक्ष के बारे में जो पढ़ते हैं, स्पेस के बारे में जो पढ़ते हैं। ओके, हु एस्टेब्लिश देयर लॉज विच द गवर्न द मोशन ऑफ प्लानट। एंड ये एक ऐसा लॉ दिए जिससे प्लैनेट्स के मोशन के बारे में हम लोग डिसाइड करते हैं। दीज आर नोन एज द केपलर्स लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? केपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन बोलते हैं। इन्होंने कितने लॉ दिया था? 3 लॉ दिया था। ठीक है, मैं बताऊंगा। फर्स्ट लॉ बहुत आसान है। सबसे पहला लॉ बहुत ही आसान है। इसको बोलते हैं हम लोग, ये लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि आपको पता है कि सन है सेंट्रल पार्ट में, सन है सेंट्रल पार्ट में, और इसके चारों तरफ ऑर्बिट है। और इसी ऑर्बिट में क्या करते हैं? प्लैनेट मूव करते हैं। ये प्लैनेट मान लेते हैं, एक और ऑर्बिट बना लेते हैं, और ये प्लैनेट है। तो ये जो प्लैनेट है रेड कलर में, ये रेड कलर में जो प्लैनेट है ना, तो जिस पाथ पे मूवमेंट करते हैं, जिस रास्ते पे मूवमेंट करते हैं ना सन के चारों तरफ, वह रास्ता क्या होता है? वो स्फेरिक, सर्कुलर नहीं होता, इलिप्टिकल होता है। इलिप्टिकल मतलब अंडाकार होता है, ओवन शेप में ऐसे होता है। ये दिख रहा है आपको? ऐसे शेप में होता है। सर्किल का मतलब ये सर्किल हो गया। ठीक है, स्ट्रेट पाथ नहीं होता है, ये स्ट्रेट लाइन ही मूवमेंट करता है। ये कर्व लाइन नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे मूव्स ऑन द इलिप्टिकल पाथ। ओके, तो मैं कुछ बेसिक मैथमेटिक्स, ये मैथ में आप लोग हायर क्लास में जाइएगा, जैसे आप 11th 12th में जाइएगा तो आप इलिप्स के बारे में पढ़िएगा। वो इलिप्स, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या पड़ता है? इलिप्स पड़ता है। इसका नाम क्या पड़ता है? इलिप्स। अब क्या होता है सर? ये क्या है? सर्किल है। ये दिख रहा है आपको ग्रीन कलर से यहाँ पे बना रहा है, वो भी सर्किल है। तो सर्किल में एक सेंटर होती है, बिकॉज यहाँ डिस्टेंस क्या होता है? इक्वल होता है इसीलिए। बट इलिप्स में 2 सेंटर होती है। तो सेंटर हम लोग नहीं बोलते। एक मान लो यहाँ पर इसको फोकस बोलते हैं, F1 और फोकस F2, इसको हम लोग फोकस बोलते हैं। और प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा? फोकी हो जाएगा, FOCII, फोकी। तो क्या होता है सेंटर पे, सेंटर यानी फोकस पे, किसी भी एक फोकस पे, ये फोकस हो या ये फोकस, किसी एक फोकस पे कौन होंगे? सन होंगे। तो बताना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ऑल द प्लैनेट्स मूव्स ऑन द इलिप्टिकल पाथ एंड सन आर प्रेजेंट ऑफ एनी वन ऑफ द फोकस। किसी एक फोकस पर कौन प्रेजेंट होगा? सन। एकदम बहुत आसान है। तो स्टेटमेंट है कि जो प्लैनेट होता है कहाँ मूव करता है? इलिप्टिकल पाथ पे मूवमेंट करता है। ओके, कहाँ मूवमेंट करता है? इलिप्टिकल पाथ पे मूवमेंट करता है। और सन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो सन सेंट्रल पार्ट यानी फोकी पे प्रेजेंट होते हैं। तो कितने फोकी होते हैं इलिप्स में? 2 होते हैं। तो किसी एक फोकी पे प्रेजेंट होते हैं। तो यही था पहला लॉ। देख लो आप क्या है? द प्लैनेट्स या ऑल द प्लैनेट्स मूव्स इन इलिप्टिकल पाथ, इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन, सन के चारों तरफ, विद द सन एट द वन, सन कहाँ होता है? एट द वन ऑफ द फोकी, at one of the foci of the elliptical path. It is not the exact circle. I also write here that it is not exact the circle and it is the oval shaped. Oval shape biological oval shape की बात करते हैं. It has the 2 foci, F1 and F2. ये इलिप्स के बारे में हो, इसको हम लोग इलिप्स बोलते हैं। ये अंडाकार जो स्ट्रक्चर होता है इसको इलिप्स बोलते हैं। देखो यहाँ पर ये इलिप्टिकल पाथ पर मूव कर रही है ये प्लैनेट है आपका। और ये क्या है? कहीं एक पर इधर बनाओ या इस वाला F2 पर बना दो, कहीं भी। और इसको हम लोग बोलते हैं इलिप्टिकल। पहला है कि इलिप्टिकल पाथ पे मूवमेंट करती है। ओके गाइज, अब चलते हैं हम लोग सेकेंड लॉ पर चलते हैं। बहुत आसान है सेकेंड लॉ। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि जैसे मैंने यहाँ बोला कि इट इज़ नॉट द एग्जैक्ट सर्कुलर पाथ, ये सर्कुलर पाथ नहीं है, इट इज इलिप्टिकल पाथ। बट
फॉर द न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस। जैसे हम लोग क्वेश्चन हायर क्लास है, वैसे मैं कहीं ना कहीं 11th-12th की बात बता रहा हूँ अभी। हायर क्लास में जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ कैलकुलेशन में मान लेते हैं कि पाथ कैसा है सर्किल, बट रियलिटी पाथ कैसा है, कोई पूछेगा एक्चुअल पाथ तो बताना पड़ेगा इलिप्टिकल। अब आते हैं हम लोग सेकेंड पे, केपलर सेकेंड लॉ ऑफ मोशंस। क्या होता है, सॉरी मोशंस नहीं, प्लानिटरी मोशंस। तो इन्होंने सेकेंड में क्या बोला था, मैं अभी जस्ट क्लियर कर रहा हूँ कि मान ले ये क्या है, ऑर्बिट है, और मैं क्या करता हूँ ब्लैक से एक प्लैनेट बनाता हूँ। ये प्लैनेट यहाँ था, ए प्लैनेट, यहाँ पर मान लो कौन है, सन है, यहाँ पर कौन है, सन है। प्लैनेट ए पोजीशन पर था, ये प्लैनेट इधर मूव करते करते बी पोजीशन में आ गया और टाइम लगा मान लो 5 सेकेंड। तो अगर सन को ऐसे से ज्वाइन करेंगे तो देखो एरिया बन रहा है, कुछ ना कुछ एरिया कवर हो रहा है। अगर यह प्लैनेट 5 सेकंड में ए टू बी गया तो सन से ज्वाइन करने के बाद ये कुछ ना कुछ एरिया ऑक्युपाइड किया, एरिया स्वीपिंग, और फिर से मान लो तो वही प्लैनेट यहाँ था सी पोजीशन पे और अगेन यहाँ आ गया डी पोजीशन पे, और कितने सेकंड में, भी 5 सेकंड में ही, याद रखना कॉमन टाइम। तो इसको भी ज्वाइन करेंगे, इसको भी ज्वाइन करेंगे, एक मिनट, हाँ, इसको भी ज्वाइन करेंगे तो कहीं ना कहीं या क्या दिखेगा, एरिया दिखेगा आपको। तो क्या था, यही प्लैनेट यहाँ भी था, ये प्लैनेट यहाँ भी था, 5 सेकंड में यहाँ से यहाँ आ गया और यह प्लैनेट 5 सेकंड में यहाँ से आ गया। तो जो एरिया स्वीपिंग हुआ ना, एरिया जो कवर किया, तो इक्वल एरिया कवर इन द इक्वल टाइम इंटरवल। यानी 10 सेकंड में अगर प्लैनेट 100 मीटर स्क्वायर एरिया कवर करती है तो कहीं भी 10 सेकंड में वो हमेशा 100 मीटर स्क्वायर ही कवर करेगी। यही है सेकेंड लॉ, ठीक है। पहला लॉ के ऑर्बिट के बारे में बताया था, उसको बोलते हैं ऑर्बिटल लॉ। फर्स्ट लॉ ऑफ द केपलर्स इज कॉल्ड द ऑर्बिटल लॉ, बिकॉज वहाँ ऑर्बिट के बारे में बताया गया था, रास्ता के बारे में। और सेकेंड को हम लोग बोलते हैं एरियल लॉ, एरिया के बारे में बताते हैं यहाँ पर, ठीक है। दैट मीन्स क्या है, इन इक्वल टाइम इंटरवल, सुनना स्टेटमेंट अच्छे से, इन इक्वल टाइम इंटरवल द एरिया कवर बाई द, या एरिया स्वीप्ड बाई द प्लैनेट्स इन इक्वल टाइम इंटरवल इज इक्वल, ऑलवेज इक्वल होगा। इक्वल टाइम तब, टाइम अलग तो एरिया अलग, ओके। आई होप समझे होंगे। कुछ नहीं, ये एक थ्योरेटिकली वर्ड है, इसमें आपको कैलकुलेशन इससे नहीं जानना है। हायर क्लास में हम लोग कैलकुलेशन देखेंगे। तो क्या है, देखो यहाँ पर फिगर दिखाते हैं आप लोग, देखो यहाँ पर जैसे ये प्लैनेट पहले ए से बी आया यहाँ तक और ये एरिया बनाया, देखो एरिया दिख रहा होगा, सन से ज्वाइन करने पर जो एरिया बना दिख रहा होगा रेड कलर से, और फिर यह प्लैनेट ए डैश से बी डैश यहाँ चल गया था, यहाँ एरिया आया। तो ये एरिया जो दिख रहा होगा, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया जो कवर्ड है, और ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, दोनों एरिया क्या होंगे, बराबर होंगे। तो वही बोला जाता है इसमें। देखो क्या है, कुछ नहीं, थ्योरेटिकली वर्ड है केवल, ज़्यादा डिस्कशन नहीं है इस पर। ईच प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, स्वीप्स मतलब कवर करना, ओवर इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल एरिया इक्वल टाइम में। इट मीन्स व्हाट, दैट प्लैनेट्स मूव द फास्टर व्हेन इट इज द क्लोजर, बताते कैसे, टू द सन एंड मूव स्लोली व्हेन इट, देखो आपको पता होगा सैटेलाइट में तो सन है, तो सन के सबसे पास में कौन सा प्लैनेट है, बुध है, और यहाँ आपको पता होगा सबसे लास्ट में कौन था, नेपच्यून होता है। तो ये स्लोली चलेगा, जो प्लैनेट सन से जितना दूर होगा वो स्लोली चलेगा, और जो प्लैनेट सन के जितना पास में होगा वो फास्टली चलता है। कैसे फास्टर चलेगा, सिंपल सोचने वाली बात है। इसके लिए रास्ता क्या है, डिस्टेंस कम है, बट इसका डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। इसका डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है, इसका डिस्टेंस क्या है, कम है। तो ये फील आएगा कि स्लो चल रहा है, और नज़दीक वाला क्या चल रहा है, स्पीड चल रहा है, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड लॉ हो गया, अब आते हैं थर्ड लॉ। ये सब स्टेटमेंट है, कुछ नहीं ज़्यादा इसमें, इस पर हम लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बहुत ही आसान लॉ है, ओके। अब आते हैं थर्ड लॉ की बात करते हैं। देखो पहला लॉ क्या था कि ऑल द प्लैनेट्स मूव्स ऑन द इलिप्टिकल पाथ अराउंड द सन एंड सन प्रेजेंट ऑन एनी वन ऑफ द फोकी, जितने भी प्लैनेट होते हैं इलिप्टिकल पाथ पे मूव करते हैं और सन किसी एक फोकस पर प्रेजेंट होते हैं। दूसरा क्या था, इक्वल एरिया स्वीप्ड बाय द प्लैनेट इन इक्वल टाइम इंटरवल, अगर टाइम इंटरवल इक्वल है तो इक्वल एरिया स्वीप करेगा प्लैनेट, ठीक है। पहला को हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल लॉ, दूसरे को बोलते हैं एरियल लॉ। एरियल लॉ क्यों बोलते हैं, लिखा हुआ नहीं है, बट याद रखना एरियल लॉ बोलते हैं क्योंकि एरिया की बात करता है। अब लास्ट आते हैं हम लोग थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन ऑफ द केपलर्स। ये क्या बोला था इसमें, देखो अभी जस्ट मैंने आपको पहला लॉ में पढ़ाया था, बताया था कि जो पाथ होती है वो इलिप्टिकल होती है, लेकिन एक्चुअली हम लोग जब कैलकुलेशन करते हैं ना तो उसको हम लोग मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं सर्कुलर मान लेते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या होता है, मान लो ये प्लैनेट का ये पाथ था, यहाँ सन था और ये एक प्लैनेट था, इसके बीच के डिस्टेंस को मान लो r, ठीक है। और इसके टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन यहाँ से आने में, जैसे आपको पता ना, अर्थ सन के चारों तरफ 365 दिन 6 घंटा में मूवमेंट करता है, 365 डेज अर्थ का बता रहे रिवॉल्यूशन टाइम, और 6 आवर, पता होगा आपको ये किसके बारे में, अर्थ के बारे में। तो अब मान लो ये डिस्टेंस मान लेते हैं अर्थ का सन से, अर्थ ले लेते हैं, और ये टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन को हम लोग क्या मानते हैं, टी। तो क्या होता है, डिस्टेंस का क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम का स्क्वायर, ये याद रखना। ये भी एक लॉ है। क्या होता है,
cube of the distance of planet from the sun is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम ऑफ रिवॉल्यूशंस में टाइम, एक रिवॉल्यूशन में तो एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। तो आते हैं द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लानट फ्रॉम द सन से लेकर प्लानट का डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लुक हियर क्यू था, देख लो यहाँ पर क्यू पावर 3, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर मतलब पावर 2, क्यू मतलब पावर 3 ऑफ इट टेक्स टू मूव अराउंड द स्क्वायर ऑफ टाइम यहाँ कर दो, इसमें टाइम ऐड कर लेना आप लोग, स्क्रीनशॉट में यहाँ पर टाइम लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आप मेरा नोट्स बनाते रहिएगा, स्क्रीनशॉट ले लेके, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आर क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, तो आर क्यू इज इक्वल टू के टी स्क्वायर वेयर के इज एनी कॉन्स्टेंट, ठीक है, यही हुआ, देखो यहाँ पर क्या हुआ, अब आर क्यू हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर हो जाएगा, तो आर क्यू हो, सॉरी आर नहीं अल्फा लिखा रहा है मेरे से, सॉरी ये आर होगा, और ये बराबर होता है कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, याद करो कांस्टेंट आता है हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ में भी यूज किया था टी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आर क्यू बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू के, आर क्यू बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू के, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ये लास्ट टॉपिक है, तब हम पढ़ेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड द ग्रेविटेशंस, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मजा आएगा इस चीज़ देख के पढ़ने में। अब आते हैं नेक्स्ट पे हम लोग कि हाँ, तो गिव अ थ्योरी एक्सप्लेन टू द मोशन, हाँ अब आते हैं कि ये जो था ना केपलर्स गिव द लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन बट ही कुड नॉट गिव द थ्योरी टू एक्सप्लेन द मोशंस ऑफ द प्लैनेट्स, इट वाज द न्यूटन्स हु शोड दैट द कॉज ऑफ द मोशंस ऑफ द प्लैनेट एंड द ग्रेविटेशन फोर्स, यानी सिंपल ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहीं ना कहीं ये आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है केपलर और न्यूटन के बारे में। वैसे वो केवल ये मोशन के बारे में बताए थे, कौन, केपलर्स, क्यों होता है मोशन इसके बारे में कॉज उन्होंने नहीं दिया था। हाँ वो सिंपल बोल दिए कि प्लैनेट मूव करता है, ऐसे ऐसे मूवमेंट करता है, इलिप्टिकल पाथ पे होता है, स्क्वायर ये बराबर होता है, ये बराबर होता है, बट न्यूटन्स ने आया, उन्होंने कॉज बताया कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही मूवमेंट करता है। मतलब कोई पूछेगा प्लैनेट मूव करता है, ये कौन बताया था, न्यूटन्स बताया। हाँ प्लैनेट इलिप्टिकल पाथ पे मूवमेंट करता है, ये कौन बताया था, ये केपलर्स बताए थे, वही लिखा हुआ है। तो केपलर्स गिव द लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशंस बट ही कुड नॉट गिव द थ्योरी टू एक्सप्लेन द मोशन ऑफ प्लैनेट, मतलब वो प्लैनेटरी मोशन के बारे में लॉ दिए हैं, लेकिन थ्योरी ऐसा नहीं दिया कि एक्सप्लेन हम लोग कर पाए मोशंस के बारे में कि हाँ उसका मोशन क्यों होता है, कैसे होता है, कितना कैलकुलेशन होगा, कितना टाइम, ये सब नहीं बताया उन्होंने। तो इसके लिए कौन साइंटिस्ट आए थे, तो न्यूटन्स। It was Newton who showed that the cause of the motions of the planets of the gravitational force which exert on them, यानी यहाँ क्या है याद रखना है, इसमें देखो क्या है ये लिखा हुआ कि केपलर्स ने केवल प्लानिटरी लॉज बताए थे, प्लानिटरी मोशन के बारे में बताए थे बस, बट कॉन्सेप्ट ये ना बताते हाउ टू एक्सप्लेन द प्लानिटरी मोशंस, व्हाट आर द कॉज ऑफ द प्लानिटरी मोशंस एंड हाउ वी कैलकुलेट द स्पीड, वेलोसिटी, टाइम टेकन इटीसी फ्रॉम द प्लानिटरी मोशंस। मतलब सिंपल कि वह है, लेकिन डिटेल्स में किसने इसके बारे में स्टडी किया, उन्होंने किया था न्यूटन्स। आपको पता ही है न्यूटन्स कोई छोटे मोटे साइंटिस्ट नहीं थे, हर एक चीज़ में एंट्री मारे हुए हैं। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशंस एंड द ग्रेविटेशंस। इसमें क्या है, बहुत ही इंटरेस्टेड है, न्यूटन थर्ड लॉ क्यों बोलते हैं, आपको पता होगा, एक्शन रिएक्शन लॉ मैंने पढ़ाया है। अगर आपने कहीं ना कहीं पीछे वाला वीडियो नहीं देखे मेरे वीडियो में, तो आप मेरे प्ले लिस्ट में चले जाइए 9th क्लास का, और वहाँ जाकर आप पहले न्यूटन्स लॉ फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ एग्जाम्पल्स पढ़े, तो वहाँ मैंने बताया था एक्शन रिएक्शन लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज द इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस। तो मैं इसमें जो पढ़ाऊँगा वो पढ़ाऊँगा कि ये अर्थ है और ये स्टोन नीचे गिर रहा है, चलो ठीक है, स्टोन नीचे गिरता है, तो आपको पता होगा ये स्टोन नीचे क्यों गिरा, क्योंकि अर्थ ने उन्हें अट्रैक्ट किया। तो बात आती है सर न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या बोलता है, अगर मान लीजिए अर्थ इस स्टोन को अट्रैक्ट की, तो स्टोन भी अर्थ को अट्रैक्ट किया होगा, बिकॉज न्यूटन से दैट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस, तो यस किया होगा। बट अर्थ कहाँ ऊपर राइजिंग करते हुए दिखता है, अर्थ को भी ऊपर उड़ना चाहिए ना। जैसे स्टोन आपको दिखता होगा ये नीचे गिर रहा है, आप एक स्टोन पकड़ो हाथ में, अभी पकड़ो और गिरा के देखो, पेन को गिरा के देखो पक्का पे, तो पेन गिरेगा, मोबाइल मत गिरा देना, पेन गिरेगा, तो अर्थ भी ऊपर आना चाहिए ना, क्योंकि दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, तो दोनों न्यूटन्स क्या बोलते हैं, थर्ड लॉ में क्या बोलते हैं, दोनों इक्वल होगा। क्यों ऐसा होता है, नहीं होता, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब उसके बाद हम लोग आएंगे फ्री फॉल पे, न्यूमेरिकल यहीं से स्टार्ट होगी ग्रेविटेशन की फ्री फॉल, और देन हम लोग पढ़ेंगे कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे। तब तक आप मेरे चैनल का अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो प्रीवियस वीडियो जाकर देख ले, क्लास 10th क्लास 9th की फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की वीडियो मिलेगी इस पर,
तब तक बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।